किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की किताब लेकर हाजिर हूँ। मैं सुनीता। किताब का नाम है स्त्रियों की स्वाधीनता। सुनिए इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की 7वीं कड़ी और इसके चौथे अध्याय माता गृहिणी भगिनी का दूसरा भाग। ये लेख विशाल भारत में फरवरी 1930 को प्रकाशित हुआ था। कुमार अवस्था वह अवस्था है जिसमें हम अपने भावी जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने गुरुजनों से, जो अनुभवी या भुक्तभोगी होते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे निकलकर वैवाहिक जीवन में प्रविष्ट होना कुछ अधिक जिम्मेदारी का काम है। जिन देशों और जातियों में लड़कियों को साधारण पशु पक्षी या चीज वस्तु की तरह बेच देने या दान कर देने का रिवाज है, जिनके विवाह में लड़के और लड़की का जरा सा भी हाथ नहीं होता, जिन लोगों में स्त्रियों को पर्दे में आम की भांति पकाया जाता है, उनके यहाँ की स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय होती है, इसमें संदेह नहीं। किंतु जहाँ न पर्दा है न इतनी पराधीनता है, जैसे अमेरिका में, वहाँ भी भीतरी सामाजिक जीवन बहुत नष्ट भ्रष्ट देखने में आता है। अमेरिका के दाम्पत्य जीवन की पवित्रता को अनुभव ही कह सकता है कि वह कितना पवित्र है। इस लेखक का अभिष्ट अमेरिका की गंदगी का वर्णन करना नहीं है। मतलब यह है कि केवल पर्दे के उठा देने से ही स्त्रियों में नीतिमत्ता आकर निवास करने लगेगी, ऐसा समझना ठीक नहीं है। हाँ, जहाँ तक पर्दा नारियों की शिक्षा दीक्षा में, उनकी शारीरिक उन्नति में, उनके स्वतंत्र प्राकृत ज्ञान के उपार्जन में बाधक होता है, निश्चय ही बहुत बुरा है। भारतवर्ष में सरकारी जेलों में रहने वाले कैदियों की जो मानसिक और शारीरिक दुर्गति होती है, वही पर्दे के भीतर रखी जाने वाली स्त्रियों की भी होती है। विवाहिता स्त्रियों को या कुमारी नवयुवतियों को पर्दे में रखना एक अपराध है, किंतु संसार के सारे रोगों की एक ही दवा मान बैठना भी भूल है। विवाह युवा अवस्था में होता है। इस अवस्था में कुरूपों में भी एक प्रकार का लावण्य होता है। रूपवतियों की तो बात ही जुदा है। विवाह के बाद भी यह सौंदर्य बहुत काल तक स्थिर बनाए रखना वधुओं का अपना काम है। इसमें संदेह नहीं कि पुरुष इस मामले में बहुधा बहुत अविचारी होते हैं। स्त्रियों को पर पुरुषों की दुष्टता से अपनी रक्षा करना कठिन नहीं है। यदि वे चाहें तो पति के व्यवहार को भी उचित क्रम और श्रृंखलाबद्ध कर सकती हैं। आत्मबल की कमी या सरलता, कोमलता अथवा दया की अधिकता उन्हें पुरुषों का शिकार बना देती है। विवाहित अवस्था में प्रवेश करने के समय स्त्रियों को समझना चाहिए कि वे माता के दायित्वपूर्ण पद को प्राप्त करने जा रही हैं। माताओं का काम मानव वंश को बनाए रखना और देश तथा जाति की रक्षा के लिए कष्ट सहना है। इस बात को बिना समझे नारियों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना बड़ी भूल है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बालक बालिकाओं का अपने विवाह में कोई हाथ नहीं होता। उनकी अनुमति के बिना ही माता पिता उन्हें वैवाहिक बंधन में डाल देते हैं। किंतु हम देख रहे हैं कि अब अवस्था बदल रही है। समाज अपनी भूलों को समझने लगा है। राज नियम भी ऐसे बनाए जा रहे हैं जिनसे अबोध बालक बालिकाओं के विवाह में रोक लगेगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि दाम्पत्य संबंध एक पवित्र संबंध है। यह केवल काम वास्ता की परितुष्टि का एक साधन मात्र नहीं है। विचार और विवेक के साथ सृष्टि वृद्धि के काम में प्रवृत्त होना धर्म है, आनंदवर्धक है और स्वास्थ्य को स्थिर रखने वाला है। दाम्पत्य संयोग ही हमारे सामाजिक और नैतिक उत्कर्ष का प्रधान आधार है। इनमें से यदि एक भी अंग में कुछ खराबी हो जाती है तो समाज का पतन हो जाता है। यदि पति पत्नी परस्पर एक दूसरे के उत्थान और प्रतिष्ठा का भाव मन में रखकर काम करते हैं तो समाज ऊंचा उठता है और बलशाली, नीतिमान और उन्नत होता है। याद रहे कि काम के कृतदास बनकर दाम्पत्य जीवन को एकमात्र वासना के परितोष का साधन समझ लेना बड़ी बड़ी हानियों का कारण हो जाता है।
बहुत तरह की भयानक व्याधियां जो शरीर में उत्पन्न होती हैं, उनका एक कारण विवेकहीन अधिक सहवास है। अत्यंत कामी दंपत्ति की संतति बहुधा विक्षिप्त, मूर्ख और पापाचार प्रवृत्त होती है। संयम को एकदम तोड़ देने से पुरुष और स्त्री में नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव से बतलाया है कि अंधापन, बहरापन, त्वचा के रोग, खाज आदि, रीढ़ के रोग, कूल्हों की व्याधि, पक्षाघात, ऊर्ध्वांग, माथे की झिल्ली आदि की पीड़ा और जलन इत्यादि के द्वारा मनुष्य को पूर्वकृत अतिरति का प्रायश्चित करना पड़ता है। अतः बहनों और भाइयों, सावधान। क्षणिक आनंद के लिए सारे जीवन को व्यर्थ और नीरस मत बनाओ। आयुर्वेदज्ञों ने अध्याय इस संबंध में लिखे हैं। उनको एक बार पढ़कर और अपने अंगों की बनावट तथा क्रियाओं को जानकर जो समझदार अपनी जवानी रूपी अमूल्य धन की रक्षा संयम के साथ करते हैं, वे ही संसार में सुखी रहते हैं और सुयोग्य संतान उत्पन्न करके देश तथा जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। नहीं तो स्वयं रोगी होकर और कायर, क्रूप, रोगी और निकम्मी संतति से देश को रसातल पहुंचाने का कारण होते हैं। स्त्रियों के सतीत्व, लज्जा और नीतिमत्ता की जरूरतों को पुरुषों के सदाचार, लज्जा और नीतिमत्ता के विरुद्ध दूसरी तरह की समझना एक बड़ी संगतिहीन बात है। फिर भी यह दोष पुरुषों में भरा पड़ा है। पुरुष समाज, आधी जनता स्त्री समाज को अपनी सेवा, शुश्रूषा और भोग विलास का साधन समझे बैठा है। इस दशा में यदि स्त्रियां स्वतः सावधान होकर और अपने सुधार और उद्धार के लिए तैयार ना हों, तो अभिष्ट की सिद्धि कठिन और देर से होगी। अब समय आ गया है कि स्त्रियां अपने सुधार के साथ साथ पुरुष समाज की शिक्षिका बने और उसे नीतिमत्ता, सामाजिकता और प्रेम से रहना सिखलाएं। विवाह करने में युवतियों को, और जहां युवतियों को मुंह खोलना असंभव हो, वहां उनके माता पिताओं को चाहिए कि वे वर के पसंद करने में उसके धन, कुलीनता, सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा की अपेक्षा वर के आचार, व्यवहार और शारीरिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें। आचार भ्रष्ट, चतुर, कुमार्गी विद्वान, रोगी कुलीन और मन तथा शरीर का गंदा धनिक ये किसी काम के नहीं होते। मानव शरीर के रोगी कदाचारी दंपत्ति संसार को वांछनीय फल देकर सुखी नहीं बना सकते। यदि आचार भ्रष्टा महिला जीवन संगनी बनने के योग्य नहीं होती, यदि वह उत्तम गृहिणी नहीं हो सकती, तो आचरणहीन पुरुष भी सद्ग्रस्त नहीं हो सकता। दोनों ही दूर रखने के लायक है। पुरुषों के दोषों पर पर्दा डालना और स्त्रियों के ही दोषों को सामने लाना, ये भी अत्याचार है। इस प्रकार के अत्याचारों से समाज का कल्याण असंभव है। लेकिन आजकल पुरुष अपने अधिकार के मत से पागल और निकम्मे हो चुके हैं। ये काम स्त्रियों का है कि अपने अंतरस्थ मातृ शक्ति को उद्बोधित करके पुरुषों को मनुष्यता की शिक्षा दें और ऐसी संतान पैदा करें जो शारीरिक और मानसिक व्याधियों की शिकार न हो सके। अक्सर युवतियां विवाह होने पर अपने पतियों के दोषों को स्वयं ग्रहण कर लेती हैं। वे उनकी नकल करके सिगरेट, तंबाकू और नशे आदि का स्वयं सेवन करने लगती हैं। ऐसी स्त्रियां अपनी पुरानी शारीरिक और मानसिक गुलामी के बंधनों को और दृढ़ करने वाली हैं। वे अपना और देश तथा जाति का अपकार ही करती हैं। स्त्रियां कह सकती हैं कि हम लोगों ने बहुधा बुराइयों का तीव्र विरोध किया, कर्तव्य कार्यों के लिए घोर आंदोलन किया, स्वतंत्रता के लिए तुमुल युद्ध किया, लेकिन पुरुषों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसलिए वे अब सुधार की आशा के परकोटे के बाहर निकल गईं। ये बात कुछ अंश में ठीक है, पर नारियों में निराशावाद जन्म से नहीं होता। इसलिए वे ये है कहकर चुप नहीं बैठ सकती। वे अपनी संतान को, भावी पुरुष समाज को अपने मन के अनुकूल बनाने में स्वतंत्र हैं तथा अपने स्नेह के अंकुश से वर्तमान पुरुष समाज पर भी महान प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उन्हें जाति सुधार का बीड़ा उठाना चाहिए। वो अवश्य सफल होंगी। अब तक संभवतः स्त्रियों ने अपनी प्रेम शक्ति का पूरा अनुभव नहीं किया। प्रेम सबसे बड़ा बल है। प्रेम बल से स्त्रियों ने बड़े बड़े धनुर्धारियों का क्षण में बिना अस्त्र शस्त्र के जीत लिया। एक समय रोम में मचे हुए महासमर को स्त्रियों ने अपनी कोमल वाणियों से दम भर में शांत कर दिया था। आज भी ये बात संभव है। माताओं, बहनों और गृहिणियों के जरा ध्यान देने और आत्म संयम के साथ रहकर पुरुषों के सुधार का प्रयत्न करने की जरूरत है। फिर विजय निश्चय है।
पहले 2 लेखों में बतलाया जा चुका है कि स्त्रियां शारीरिक गठन में पुरुषों से अधिक विकसित हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से वे पुरुषों से किसी प्रकार कम नहीं हैं। यही कारण है कि हमें उनकी जीत होने का दृढ़ विश्वास है। भारत के पतन का प्रधान कारण लड़कियों को दान कर देने, दे डालने और बेच देने की चीज समझना है। जो वस्तु पशु या जड़ पदार्थों की तरह बेची या दे डाली जा सकती है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं रह सकती। कितने ही कुलीनों में बहुत सा धन लेकर वर कन्या का पानी ग्रहण करता है। इसलिए भी स्वार्थी धनलोलुप कुलीन पुरुषों में स्त्रियों की कदर नहीं होती। वे बहुधा चाहते हैं कि स्त्री मर जाए तो फिर नई स्त्री और हराम का धन हाथ आए। इन दोनों बातों में स्त्री जाति का घोर अपमान होता है। स्त्रियों को जान लेना चाहिए कि उनका पहला काम इन दोनों प्रथाओं को मिटाना है। यदि पिता धन लेकर या दहेज देने का इकरार करके विवाह करते हैं तो स्त्रियों को ऐसे विवाह को संपन्न न होने देना चाहिए। विवाह कैसा भी हो, वर और कन्या की अनुमति का प्राधान्य होना जरूरी है। इसके लिए महिलाओं की ओर आंदोलन होना ही चाहिए। यद्यपि हम देखते हैं कि पुरुषों की क्रूरता, अन्याय, अत्याचार और भोग लोलुपता के कारण स्त्रियों का वैवाहिक जीवन बहुधा जितना सुखी होना चाहिए उतना नहीं होता। फिर भी नवयुवतियों में विवाह की चाह और उत्साह देखा जाता है। उनके मन में वैवाहिक जीवन के सुख की कल्पना के हवाई किले वैसे ही बना करते हैं जैसे माता अपने गोद के बच्चे के जवान होने के बाद के सुखों की आशा में फूली नहीं समाती। इसीलिए इस विषय पर भी 2-4 पंक्तियां लिखना जरूरी समझता हूँ। जिनमें बहु विवाह होता है, ऐसे सभ्य कहलाने वाले महा असभ्य लोगों को छोड़कर बाकी संसार के लोगों में, यहाँ तक कि जंगल और पहाड़ों में रहने वाले लोगों में भी, जिनको हम असभ्य कहकर बड़े बनते हैं, एक ही विवाह की प्रथा है। नर हो या नारी, पहले उसके मन में एक साथी पाने की इच्छा या कामना पैदा होती है और यह स्वाभाविक भी है। यदि यह साथी ठीक प्रेम का सम्मान करने वाला मिलता है तो प्रारंभिक उत्साह और प्रफुल्लता स्थिर रहती है और विवाह सफल होता है। अन्यथा वैवाहिक जीवन असफल हो जाता है। असफल विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है वह भी बहुत उच्च कोटि की नहीं बन सकती। इसके अनेक कारण हैं जो हम अपने नित्य के अनुभव से जान सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि संतान माता पिता के प्रेम बंधन को अधिक दृढ़ करने वाली होती है। फिर भी वह माता पिता के मानस को एकदम सदा के लिए नहीं बदल सकती। अदूरदर्शी व्यभिचारी पुरुष अपनी दुष्टता से पत्नी का प्रेम खो बैठता है। जो अपना सारा प्रेम अपनी पत्नी को समर्पण नहीं कर सकता, उसे भी पत्नी के पूरे प्रेम की आशा नहीं करनी चाहिए। व्यभिचारी शक्तिहीन हो जाता है, इसलिए भी पत्नी का पूर्ववत प्रेम पात्र नहीं रह जाता। स्त्री और पुरुष का अज्ञान अपने प्रारंभिक प्रेम संबंध में बहुधा बाधक होता है, इसलिए वे दूसरों की ओर दृष्टिपात करने लग जाते हैं। बहुधा बिना समझे बूझे दरिद्र लोग विवाह कर बैठते हैं और अपने स्त्री तथा संतति का पालन पोषण नहीं कर पाते। घर में कलह विराजा करती है। इससे भी वैवाहिक जीवन असह्य और कटु हो जाता है। अक्सर स्त्री और पुरुष बराबरी के साथ मित्रवत प्रेम पूर्वक न रहकर एक दूसरे पर हुकूमत करना चाहते हैं। इसलिए भी वैवाहिक जीवन दुखमय होते देखा गया है। इस अपराध का अपराधी अक्सर पुरुष ही देखा जाता है। पुरुष स्त्रियों की स्वतंत्रता की कुछ परवाह नहीं करता। अपने आराम के आगे उसके आराम को गौण और बहुधा गैर जरूरी मान लेता है, जिससे मैत्री बहुत दिनों नहीं चलती और जीवन दुखी हो जाता है। परंतु बहुत सी स्त्रियां भी इस अपराध से बरी नहीं हैं। नवयुवक और नवयुवतियां विवाह करने के पहले अपने को वैवाहिक जीवन के लिए तैयार नहीं करते, न उन स्वत्वों और दायित्वों की ओर गंभीरता के साथ ध्यान देते हैं जो वैवाहिक जीवन उनके आगे पैदा करने वाला है। जैसे नए बैल की जोड़ी को जब हम जबरदस्ती जोत देते हैं तो वह तुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। इसी तरह बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के विवाह बंधन में बंधे दंपत्ति अपने जीवन को शीघ्र ही दुख में समझने लगते और पीछा छुड़ाने की फिक्र में पड़ जाते हैं। इसी प्रकार और भी अनेक बातें हैं जिन पर विचार करना अनुभव शक्ति संपन्न नव युवतियों और नव युवकों का काम है। काम के वेग से प्यार करना प्यार नहीं है। केवल क्षणिक वासना की परितुष्टि के आगे भावी स्वत्वों और दायित्वों को भूलकर विवाह करना विवाह नहीं है, पागलपन है, व्यभिचार है।
मुझे याद पड़ता है कि एक स्थान पर अंग्रेज महाकवि शेक्सपियर ने कहा है, नव युवकों के नेत्रों में प्रेम होता है, हृदय में नहीं। ये बहुत कठिन है। बिना हार्दिक प्रेम का विवाह निसंदेह बहुत दुखदायी होता है। भारत में अनेक दुर्बुद्धि बुड्ढे इसीलिए ब्याह कर लेते हैं कि स्त्री आकर उनकी सेवा करेगी। इनकी समझ में 10-15 रुपया मासिक नौकर की आवश्यकता रोटियों पर रहकर काम करने वाली विवाहिता से पूरी हो सकती है। प्रत्यक्ष में उन्हें सस्ता नौकर तो अवश्य मिल जाता है, पर वो उन्हें अंत में बहुत महंगा पड़ता है। इस छोटे से लेख में जो थोड़ी सी बातें कही गई हैं, मुझे आशा है कि उन पर मेरी विवाहित या विवाह के लिए उत्सुक बहनें गहरी दृष्टि डालेंगी और इस बात की कोशिश करेंगी कि उनका वैवाहिक जीवन सदा के लिए सुखी हो। हमारा अनुभव हमें बतलाता है कि जितना हमारी बहनें और बेटियां हमें प्यार करती हैं, उतना हमारे भाई और बेटे प्यार नहीं करते। हमारे आर्थिक कष्टों से, शारीरिक रोगों से, मानसिक वेदनाओं से हमारी बहनें जितनी दुखी और चिंतित होती हैं और जितनी सेवा शुश्रूषा तथा सहायता करती हैं, उतना भाई नहीं करते। बहनें और बेटियां अपने घरों में दूर बैठी हुई अपने पिता और भाई के दुख का स्मरण करके खुलती रहती हैं। बहुधा अपने घरों में छिपाकर आर्थिक सहायता भी करती पाई जाती हैं, किंतु सुखी भाई गरीब बहनों की याद करता है, उनके दुख से कातर होता है और आर्थिक सहायता देता अपेक्षाकृत बहुत कम देखा जाता है। इसलिए मेरा प्रेम बहनों और बेटियों के प्रति अधिक होना ही उचित है। ये समझ में नहीं आता कि जो पुत्र और पुत्री, भाई और बहन एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए, एक ही गोद में पाले पोसे गए, उनके अधिकार समान क्यों ना हो। हमारे यहाँ तो बहन बेटियों का कोई भी अंश पिता या भाई की संपत्ति में नहीं रखा गया। माता के स्त्रीधन में उनका तिल भर अधिकार जो मनु आदि के समय में था, वो भी आजकल भाइयों ने छीन लिया। आजकल स्त्रीधन भी पुत्र ही हजम कर बैठते हैं, पुत्रियों को कोई पूछता ही नहीं। इन बेचारियों का सास ससुर के घर में भी सिवा अन्न वस्त्र के और किसी प्रकार का कोई सांपत्तिक अधिकार है ही नहीं। उनका स्त्रीधन भी आजकल अक्षुण्ण नहीं रहने पाता, उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती। वे अपने स्त्रीधन में से यदि कुछ कभी किसी काम में लगाती हैं, तो वो भी पुरुषों की दृष्टि में खटकता है। ये दशा साधारणतः हमारी बहनों की है। बहनों को चाहिए कि अपने अधिकारों और मान मर्यादा की रक्षा के लिए कमर कसकर खड़ी हो जाएं। क्या स्त्री समाज के लिए ये बदनामी का कारण नहीं है कि घरों में लड़कियों को पढ़ाने के लिए, विधवा आश्रमों के प्रबंध के लिए, लड़के और लड़कियों की पाठशालाओं में पढ़ाने और प्रबंध करने के लिए हमें महिलाएं ना मिलें, किंतु दुष्टों और दुराचारियों की पापमयी काम वासना की तृप्ति के लिए स्त्रियों के बाजार सर्वत्र देखे जाते हैं? इसमें संदेह नहीं कि सहस्रों वर्ष की विदेशियों की गुलामी और धन प्रधान शासन सत्ता का समाज इन बुराइयों का कारण है। साथ ही भारतवासियों की कायरता भी इन दोषों के लिए एक बड़ी हद तक जिम्मेदार है। हमारे आधुनिक धर्म ग्रंथ और धर्म याजक भी इस पाप के अधिकांश के भागी हैं। तो भी बहनों की जिम्मेदारी कुछ कम नहीं है। उनमें अन्य देश की बहनों की तरह अपने अधिकारों के लिए साहस होना चाहिए। वह देश बहुत पतित हैं जहां पुरुषों की अनुचित इच्छा पूर्ति के लिए वेश्याओं के बाजार हों। वह सरकार अत्यंत पतित सरकार है जिसकी शासन सीमा में फौज के सिपाहियों के लिए वेश्याएं रखी जाएं और उनके द्वारा सेना में रोग फैलाया जाए। वह धर्म अत्यंत पतित धर्म है जो इस प्रथा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से समर्थन करे। इन पतिता बहनों में कई प्रकार की पाई जाती हैं। कुछ निकट्ठू लोगों की स्त्रियां हैं जो अनवस्त्र के लिए ही अपनी लज्जा बेच बैठती हैं। माता पिता की मूर्खता से कुछ अयोग्य व्यक्तियों को ब्याही हुई लड़कियां पाई जाती हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या उन विधवाओं की मिलती है जिनको हिंदू धर्म ध्वजियों ने कम उम्र में विधवा बनाकर बिठला दिया और दूसरा विवाह नहीं होने दिया। वे अवसर पाकर निकली और इस दुराचार में प्रवृत्त हो गई। निसंदेह इनमें कुछ स्वभाव से ही ऐसी दुर्व्रत स्त्रियां हैं जो पुरुषों की भांति अपने मन को वश में रखने में असमर्थ हो गईं और जिन्हें नवीनता में ही आनंद प्रतीत होने लगा। लेकिन केवल थोड़ी सी स्वाभाविक कुलताओं के सिवा शेष 98% वेश्याओं के उत्पन्न करने में क्या वस्तुतः हमारा सीधा हाथ नहीं है? फिर भी दुख है कि हम इस बुराई को दूर करने के बदले आज तक बढ़ाते ही जाते हैं। आज भी पूर्व के ब्राह्मण कुलीनों में, राजाओं और जमींदारों में अनेक विवाह की प्रथाएं हैं। राजाओं के विवाह में बहुत सी दासियां दहेज में आती हैं।
उन सब का गुजर रनवास में नहीं होता, सबका यथावत विवाह भी नहीं होता। वे सब रनवास में सेवा चाकरी करने के कारण भोग विलास सीख जाती हैं। इसी से वे व्यभिचार की वृद्धि करने वाली होती हैं। किसी भी नगर में जहाँ राजधानी हो, हम जाकर देखेंगे तो दुराचारणी स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी। इन सब का अपराध निस्संदेह पुरुषों पर ही है, परंतु इनके होते हुए भी स्त्री जाति की ही बदनामी होती है, स्त्री जाति का ही अपमान होता है। इसलिए स्त्री समाज को उपयुक्त सारे कारणों को मिटाने के लिए तैयार होना चाहिए, जिससे बहनें पतित ना हो, और पतिता बहनों के सुधार और उद्धार के लिए भी आंदोलन करना चाहिए। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक स्त्रियों की स्वाधीनता की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 7वीं कड़ी और इसके चौथे अध्याय माता गृहिणी भगिनी का दूसरा भाग। ये लेख विशाल भारत में फरवरी 1930 को प्रकाशित हुआ था। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।